आप भी देखिए रिकॉर्डिंग में क्या करूँ बताओ। इधर देखो, फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जहां जहां से क्वेश्चन आएगा मैं इसको ज्यादा फोकस करूंगी। मैं जैसे तुम लोगों को पढ़ाई अभी, फिर मैं यहाँ पे कंपेरिजन फिर करूंगी। कोई बात नहीं, उतना रिकॉर्डिंग नहीं होता, अभी चार्ट है, चार्ट में मैं कर दूंगी तो ना वो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, मैं राज्यसभा को हमेशा राजा राजा लिखती हूँ, राज्यसभा, ठीक है, हो गया। लोकसभा राज्यसभा, तुम सुनो, लोकसभा को ज्यादा पावर क्या मिला हुआ, राज्यसभा के कंपेरिजन अगर हम करेंगे, वैसे तो बहुत चीज में मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है ना। ये बात स्टोरी पता है तुम लोगों को, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना। लेकिन राज्यसभा को क्या पावर दिया गया है, जिसमें लोकसभा से वो ज्यादा पावर है, कौन सा पावर में। तो राज्यसभा को एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर दिया गया है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राज्यसभा को जो ज्यादा पावर दिया गया है ना लोकसभा से, ये कि ये क्या करती है, ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम को क्रिएट करती है, ठीक है ना। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग कराती है, आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 313, सॉरी आर्टिकल 312। यहाँ पे राज्यसभा जीत जाता है, राज्यसभा, हर चीज में लोकसभा को ज्यादा पावर मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा को ज्यादा पावर दिया गया है, कि राज्यसभा को ये पावर दिया गया है कि वो क्या करे, वो ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम क्रिएट करवा सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम कौन क्रिएट कराती है, राज्यसभा। राज्यसभा का स्पेशल पावर का नाम क्या है जो लोकसभा से ज्यादा है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्यसभा जो है क्रिएशन कराती है ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्यसभा को ज्यादा पावर दिया गया है लोकसभा के कंपेरिजन, आर्टिकल 312, ठीक है, समझ में आया। चलो एक बार हम लोग इसका ये डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, लोकसभा में जो मेंबर है वो तो 550 होते हैं, है ना, मैं बताई थी 550, लेकिन अभी कितना है 245। करंट कितने, 245। टेन्योर क्या है भाई 5। इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट। मनी बिल पे पावर क्या है, मनी बिल पे फुल पावर इसको दिया हुआ है, क्योंकि मनी बिल से यही इंट्रोड्यूस होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है, तुम्हारा स्पीकर। अच्छा, लोकसभा में जो मेंबर बनेंगे, लोकसभा के जो मेंबर बनेंगे, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एयर कितना चाहिए, 25 ईयर। तुमको अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो कम मिनिमम तुमको 25 ईयर होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है, ज्यादा चला जाएगा। तुम 25 ईयर से ज्यादा एज हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। 24 ईयर में तुम लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकते, ओके। राज्यसभा में देखते हैं करंट मेंबर कितना है, 245 से अप टू हो सकता है। अप टू मतलब क्या, जैसे देखो इसका टोटल मेंबर 250 है ना, लेकिन अभी करंट कितना 245 है, 245 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिजॉल्व, ये डिजॉल्व किया जा सकता है, ये डिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये परमानेंट बॉडी है। क्यों, क्योंकि 103rd रिटायर एवरी साल, हर 2 साल में वन वन बटा यानी सॉरी वन 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है हर 2 साल में, है ना। 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स में, ठीक ना, हर 2 साल में, ठीक है। इनका जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट, यहाँ पे देख लो, लोकसभा के मेंबर को सिटीजन अपॉइंट करते हैं ना, वोट देकर, लेकिन यहाँ पे एमएलए इनको चूज कर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर को एमएलए अपॉइंट करते हैं, तो इस वजह से इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब मैं बताई हूँ कि जब मैं किसी चीज को डायरेक्ट नहीं चुनी, जैसे ये लोग हैं तो लोगों ने, और ये तुम्हारा राज्यसभा का मेंबर, तो लोग डायरेक्ट जाके चूज नहीं कर रहे, लोग पहले अपना एमएलए चूज करेंगे, ये एमएलए जाके राज्यसभा के मेंबर को चूज करें, इसलिए ये इनडायरेक्ट हो गया इलेक्टेड। इनको पावर ज्यादा नहीं मिला, बस 14 डेज का रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल पे पावर दिया गया। इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो आपका एज कम से कम 30 ईयर होनी चाहिए। ये वाला तुम्हारा पीडीएफ कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये पीडीएफ कंप्लीट हो गया, मैं इसको बंद कर रही हूँ, ये वाला स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन में पता है, ये क्वेश्चन में तुम लोगों को पूरा अच्छे से इमरजेंसी कराऊंगी, ठीक ना। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब आंसर दिया हुआ है इसका 1 ईयर, 1 ईयर होना नहीं चाहिए क्योंकि, हाँ सुनो ना, आंसर की में 1 ईयर दिया हुआ, लेकिन इसका 6 मंथ होगा, मैं बता रही थी। हाँ हाँ, हेलो बोलो।
हाँ बता देती। कौन वाला? लोकसभा राज्यसभा। अच्छा मैं यहाँ पे लिख के बता दे रही, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो खोल दूंगी, ठीक है। आ जाओ, मैं एक बार यहाँ बता देती, मैं एक बार चार्ट बना देती हूँ, रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो बोलना, मैं फिर से स्टार्ट कर। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ मेंबर है ना कितना, 550। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ 250। करंट मेंबर 545। करंट मेंबर 255, ठीक है। मेंबर का एज कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। मेंबर का एज समझ में आया ना, शॉर्ट में आने दे रही हूँ, ठीक है ना, 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए तुम्हारा एज कितना होना चाहिए, 25। राज्यसभा का बनने के लिए 30 एज, ठीक है। अच्छा कितने साल टेन्योर, कितने साल रह सकते हैं, तो तुम्हारा 5 ईयर, 6 ईयर। इस बॉडी को डिसॉल्व किया जा सकता है, जबकि ये परमानेंट बॉडी, ठीक है, DODY है, ठीक है। बाकी अगर तुम लोगों को भी कुछ याद आएगा तो बोलना। इसको क्या है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट, बाय द पीपल। जब डायरेक्ट हो गया यानी बाय द पीपल, है ना, ठीक है। इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है ना, इनडायरेक्ट यानी बाय MLA। हो गया। पावर में देखते हैं, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे, यहाँ पे, यस यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या किया जाता है, सिर्फ 14 डेज के लिए रिकॉन्सिडरेशन, है ना, सिर्फ रिकॉन्सिडरेशन कर सकते हैं 14 डेज के लिए राज्यसभा, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, एक सेकंड में यहाँ पे लिख दे रही हूँ इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल, यहाँ पे मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ 14 डेज के लिए रिकॉन्सिडरेशन होगा। ये क्या करती है, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करवाती है। कुछ और तुम लोगों के माइंड में आ रहा तो बताओ, जो मेरे माइंड से डिलीट हो गया, बोलो, सुषमा या आफरीन, दोनों में से कुछ ऐसा। हाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाँ सब तो बता ही दिए। यहाँ पे अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अगर हम देखेंगे तो स्पीकर हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा, हाँ यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर तुम्हारा कौन हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ बोलो, ये आफरीन समझ में आया कि मैं चार्ट खोलूं, फिर से PDF खोलूं, समझ में आ गया ना, ठीक। ठीक है, ये वाला आंसर अगर किसी को पता तो बताओ, मैं तो फिर मैं बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने का कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने का, जैसे अभी मैं बताई, एक चीज सुनो, लोकसभा का कॉम्पोजिशन के बारे में किसमें बोला गया है, आर्टिकल 81 में। आर्टिकल राज्यसभा का कॉम्पोजिशन के बारे में किसमें बोला गया, राज्यसभा का 80 में। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिश में, सुप्रीम कोर्ट इधर देखो, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 123 ने, आर्टिकल 100, आर्टिकल 123 की तुम कैसे बोल सकती हो, ऑर्डिनेंस पावर ना प्रेसिडेंट का।
एकदम ध्यान नहीं था। आर्टिकल 204, ठीक ना, आर्टिकल 124, सॉरी, ठीक है। चलो मैं एक बार यहाँ पे एक चीज में करवाती हूँ, रुक जाओ। जो अभी हम लोग पढ़े ना उसको एक बार तुम लोगों को बता, याद हो जाएगा तुमको, ठीक है ना। चलो देखो, राज्यसभा का आर्टिकल, मेरे साथ याद करना, राज्यसभा का आर्टिकल 80, लोकसभा का आर्टिकल, कंपोजिशन के बारे में बोला गया 81 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिशमेंट के बारे में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट के बारे में बोला गया, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 124, ठीक है। एक और बात सुनो, प्रेसिडेंट होंगे, जो जो एग्जाम में आया वो, शैल बी इलेक्टेड ने, मैनर ऑफ इलेक्शन है, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड, आर्टिकल 54, ठीक है, ठीक है ना। इतना आर्टिकल तुम लोग कम से कम माइंड में रख लो ये वाला। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का 55 नहीं 55, मैनर ऑफ इलेक्शन 55, ठीक है, इतना भी याद रख लो। मैं इसे ना सिर्फ ये कर दूं, मतलब स्टैब्लिश वाला आर्टिकल, जैसे इसका कॉम्पोजिशन का आर्टिकल राज्यसभा, इसका कॉम्पोजिशन का 81, इसका स्टैब्लिशमेंट का आर्टिकल 124, प्रेसिडेंट का होगा कि प्रेसिडेंट होना चाहिए आर्टिकल 54, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये वाला ना आंसर मुझे, ये दोनों आंसर मुझे बताएगी आफरीन, ये भी और ये भी। और अगर सुषमा तुम भी तो वीडियो देखी होगी, तुम भी बताओ, मैं पढ़ाई। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या? फर्स्ट वाला का होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी, हाँ। साइन इन द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू पढ़ाई थी ना, जुडिशियल रिव्यू क्या बोलता है जुडिशियल रिव्यू? बताओ, मैं क्या बोली थी कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, हाँ बिल्कुल सही, पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करेगी तो क्या बोलेगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, नॉलिफाइड, कुछ भी बोल सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। तो बस तुम ये वाला तुम बहुत सारा रिवीजन करना पड़ेगा, फिर तुमको मैं इसको तुमको 2-3 बार पढ़ाई जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी लॉ को कैन डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट लॉ हो या पार्लियामेंट का लॉ हो, क्या बोल सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल, नॉलिफाइड। वो मैं पढ़ाई थी ना उस दिन क्लास में, हाँ। तो फिर तुम्हारा ये गलत हुआ, ठीक है ना, तुम इसको रिविजन करना। चलो ये वाला पढ़ाती हूँ, डीपीएसपी ठीक था। एक बार मैं तुम लोगों को डीपीएसपी का आर्टिकल, जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो याद कराऊँ। चलो याद करो, आर्टिकल 39 क्या बोल रही है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। क्या बोल रही है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोल रही है। कौन बोल रही है भाई ये बात, आर्टिकल 39, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 39 ए क्या बोल रही है, देखो सब तो पढ़ना नहीं है, लेकिन जो जो है पढ़ना वो हम लोग रटेंगे। 39 में क्या बोला कि प्रमोट करना है क्या, फ्री लीगल एड, पूरा मत करो ना, खाली इतना याद करो, फ्री लीगल एड द पुअर, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड याद करो, फ्री लीगल एड, ठीक है। 40 में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, पूरा नहीं पढ़ना, खाली विलेज पंचायत पढ़ो, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में किसमें बोला गया, आर्टिकल 43 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में किसमें बोला गया, आर्टिकल 43 बी में। 46 में क्या बोला गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो विकर सेक्शन है उनको किस आर्टिकल में, डीपीएस के किस आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बोला गया है, विकर सेक्शन के बारे में, 46 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 44, ठीक है ना। फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ, फिर ये नहीं, ये ऐसे नहीं आया हुआ, हाँ आया हुआ है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, आर्टिकल 45 में बोला गया। अब ये तुम क्वेश्चन सॉल्व की ना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देना, क्या करना है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देना। ये किससे जुड़ा, देखो डीपीएसपी है ये आर्टिकल किसका है सारा, डीपीएसपी का, डीपीएसपी का आर्टिकल है, ठीक है। मैं उस दिन भी तुमको यही आर्टिकल याद कराई थी,
लेकिन यस मैम, मेरे को याद है हाँ डायरेक्टिव हाँ प्रिंसिपल वो सारा ही याद हाँ है वो तो मुझे। तुम आंसर सही बोली, हाँ 251, हाँ वो आंसर तुम ठीक बोली। तो ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 50 में। फिर आर्टिकल 51 में भी याद कराई थी कि पीस और इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए बात किया करता है ना। चलो एक बार हम लोग इसको यहाँ पे रिवीजन करते हैं, आर्टिकल ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, या मैं इसका एक खाली पेज देख लेती हूँ, उसके बाद यहाँ करते हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, रिवीजन करने में क्या प्रॉब्लम। मैं खाली एक पॉइंट लिखूंगी, मतलब पॉइंट पॉइंट लिखूंगी, तुमको याद करने लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 39 क्या बोलती है, ठीक है ना। इक्वल 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 पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये इजी, इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ, ठीक ना। इक्वल वर्क किसके लिए भाई? तो फॉर मेन एंड वीमेन, ठीक है ना, फॉर मेन एंड वीमेन, मेन एंड वीमेन। ये तो मैन एंड वीमेन करके याद कर लेना तुम लोग, हो गया। आर्टिकल 39 ए में क्या बोला गया? हाँ फ्री लीगल एड, बिल्कुल सही बोली आप, फ्री लीगल एड, हो गया। आर्टिकल 40 में क्या बोला गया? आर्टिकल 40 में क्या बोला गया? विलेज पंचायत। विलेज पंचायत, हाँ। मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, ठीक है ना। आर्टिकल 43 में क्या बोला गया? कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, हाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 बी में, आर्टिकल 43 बी, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल सही बोली तुम लोग, हाँ बिल्कुल सही बोली, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी जैसे सोसाइटी जो भी है ना। आर्टिकल 46 में क्या बोला गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं 40, अच्छा ये बोला गया ST/SC वाला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, सॉरी मेरे माइंड से ही निकल गया, ऊपर नीचे हो गया। 44 आएगा ना इसके बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर है, कौन सा स्टेट में पता है? हाँ पता है, कहाँ गोवा बता? में। गोवा में, गोवा में है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्वेश्चन आएगा तो बोल देना। 45 में क्या बोला गया? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है। 46 में क्या बोला गया? ST/SC OBC के बारे में बोला गया है। ओबीसी नहीं है, ओबीसी अलग हो जाएगा, वीकर सेक्शन हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, हाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल, ठीक है। 50 में क्या बोला गया? जुडिशियरी से एग्जीक्यूटिव को अलग करने के बारे में बोला गया। हाँ सेपरेट करना है किसको? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव। चलो ये हो गया तुम लोग का आर्टिकल। चलो ये इतना याद हो गया ना, फिर जैसे जैसे लगेगा मैं याद कराऊंगा। जो अमेंडमेंट पढ़ेंगे, ये तुम लोग का सिलेबस में भी है और क्वेश्चन भी आया हुआ इससे, ठीक है। ये तुम्हारा सिलेबस में भी है, सिलेबस भी कवर हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन भी एनालिसिस हो गया, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहाँ से लिए? साउथ अफ्रीका, प्रीवियस क्वेश्चन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जो अमेंड करते हैं ना, वो अमेंड हम लोग कहाँ से बोरो किए हैं? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल के साथ डील करता है? अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 368, ये 20 है, पार्ट 20। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? इसमें क्योंकि इंसानों को कंफ्यूजन हो जाता है ना। ये 10 हुआ, 10 हुआ, 20 हो गया, ठीक है ना। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट में मेंशन है? पार्ट 20। कौन सा आर्टिकल है? अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ग्रांट देती है, क्या देती है? पावर, कि द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडर दिस प्रोविजन, इस प्रोविजन के अंदर
पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट या तो कोई नया चीज ऐड करेगी, जैसे हम लोग देखे थे तुम्हारा डीपीएस में भी ऐड की है, उसके बाद हम लोग देखे थे ये प्रियम्बल में ऐड की है ना, तो वो अमेंडमेंट ही कहलाया। वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वैरी का मतलब रिपील कर सकते हैं, हटा सकते हैं किसी को भी चीज को, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हटा सकते हैं, बट कैन नॉट, अच्छा मैं यहाँ पे अमेंड लिखी थी, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, कैन नॉट अमेंड, क्यों हुआ मेरे अमेंड, यहाँ अमेंड होगा, कैन नॉट अमेंड, डिस्ट्रॉय भी होगा लेकिन अमेंड ज्यादा अच्छा लग रहा है, कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, बताओ कौन सा आर्टिकल में बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं? ये केशवन केशवानंद भारती, केशवानंद केशवानंद भारती केस 1973 में बताई थी ना आपने, केशवानंद भारती केस में बेसिक अच्छा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या बोला गया, मैं इसका पूरा स्टोरी सुनाई, 3 वो केस याद करना है इससे, 1 नंबर, 2 नंबर, भोपाल वर्सेस नहीं नहीं शंकरी प्रसाद वाला, मैं यहाँ पे याद करा रही, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, वेट करो थोड़ा, मैं ये वाला केस पे तुम लोग कैसे याद कराऊंगी, मैं हमेशा आफिन को, अगर तुम वीडियो देखी होगी सच बात, तो मैं हमेशा आफिन को ये वाला जब भी केस आता है ना, मैं तो 3 वो क्रोनोलॉजिकल ही बताती हूँ, मतलब स्टोरी का 3 ही है ना, 3 ही है, हाँ, शंकरी प्रसाद, मेरा ना ये हट जा रहा है, इस वजह से इसको लाना पड़ा, एक मिनट, देखो क्या हुआ कि 1951 में एक केस आती है, इसको थोड़ा बड़ा जगह में बता रही हूँ उसके बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए, यहाँ बता रही, 1951 में एक केस आती है जिसका नाम था शंकरी प्रसाद, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस था, नाम था उसका शंकरी प्रसाद, अमेंडमेंट से 3 केस जुड़ा हुआ, देखना तुम नाम याद, तुम भूल जा रही हो आफरीन, ठीक है, शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यूनियन ऑफ इंडिया को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, कब की केस है, 1951 की, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, बस इतना याद करना है कि शंकरी पर, क्योंकि तुम लोगों को इतना डीप में नहीं पढ़ना, तो इतना याद रखो कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, ठीक है, बोला गया। उसके बाद आया गोलकनाथ, गोलकनाथ केस का डेट बताओ, अच्छा गोलकनाथ केस का डेट याद है, नो मैम, लेकिन इतना याद है कि इसमें बोला था कैन नॉट अमेंड। हाँ ये तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन मैं तुमको डेट भी याद कराई थी, गोलकनाथ, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं कराती हूँ, हाँ ये जी लो गोलकनाथ केस 1967 का केस है, क्या बोला, पार्लियामेंट, ये हट क्यों जा रहा बार बार मेरा, नहीं डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ, पार्लियामेंट कैन नॉ अमेंड, बस याद रखना, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, बोला गया, ये हो गया तुम्हारा एक केस अमेंडमेंट से, 2 केस, तीसरा केस आया, आ जाओ, केशवानंदा भारती केस, ठीक ना, केशवानंदा भारती केस, ठीक है, शॉर्ट कोर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं ना इसलिए, 1973, क्या बोला गया, केशवानंदा भारती केस में अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कैन, क्या बोला, अमेंड कैन, अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन क्या, कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ समझ में आ गया ना ये वाला स्टोरी, चलो कंप्लीट हो गया, चलो मैं पढ़ रहे थे यहाँ से यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, ये वाला तो कहानी खत्म हो गया, चलो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ, बोल रहा कि हम लोग बहुत इजी है, अमेंडमेंट बहुत इजी याद हो जाएगा, ठीक है, ये अमेंडमेंट पढ़ लेना, हाँ अमेंडमेंट कहाँ करेंगे, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि अभी हम लोग ये पढ़े कि जो ये मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ राज्यसभा लोकसभा में, पढ़े ना, लेकिन बोला कि अमेंडमेंट का जब हमको अमेंडमेंट करना है तो ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे,
ये हम कोई भी इधर हाउस लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। देख लो, सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बिल, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इन द इधर हाउस। अगर तुमको अमेंडमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो तुम या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो या राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी हाउस में भी तुम अमेंडमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन बोला इट मे बी इंट्रोड्यूस बाय, इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? या तो मिनिस्टर या तो प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर क्या है? जिसे किसी तरह का मिनिस्ट्री नहीं मिली हुई है, इसको बोला था प्राइवेट मेंबर। ठीक है, ये मैं जब बहुत अच्छे से पार्लियामेंट पढ़ाऊंगी ना, नेट में मैं उसको डीपली पढ़ाऊंगी प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, बोला कौन इंट्रोड्यूस करेगा? जिसको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली रहती है उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। बस इतना माइंड में याद रखना, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अमेंडमेंट प्रोसेस कौन हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है या राज्यसभा में या इधर हाउस में? इधर हाउस में। आंसर होगा इधर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा। कौन इंट्रोड्यूस करता है? मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर। लेकिन हम लोग का बिल आता तो हम लोग क्या करते हैं? पहले या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे या राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट से जाके चाहिए, है ना। या फिर मनी बिल में क्या करते हैं? प्रायर हम लोग को रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई ये नहीं है, विदाउट नीड प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन। मुझे प्रेसिडेंट का कोई रिकमेंडेशन वगैरह का जरूरत नहीं है। सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो प्राइवेट मेंबर या तो मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस कर देगी, मामला खत्म। अच्छा, ये वाला ओ नहीं, ठीक, खत्म हो गया ना ये वाला स्टोरी, ये वाला यहाँ तक हो गया। हाँ, अब देखो अमेंडमेंट हो गया तो प्राइवेट इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर, मिनिस्टर एंड एनी प्राइवेट मेंबर। हाँ, हो गया। अब देखो यहाँ चेंज की हूँ, देखो मैं बोल रही ना मैं चेंज की हूँ, क्या नॉट अमेंडमेंट, मैं बोल रही हूँ मैं चेंज की, ऊपर वाला में चेंज होगी। आ जाओ, बोल रहा कि इंट्रोडक्शन, ओ ये तो हो गया। अब अमेंडमेंट कितने तरह का होता है समझो, 3 तरह का अमेंडमेंट होता है, स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। सिंपल मेजोरिटी किसको बोलते हैं? आ जाओ, सिंपल मेजोरिटी में तुमको क्या चाहिए? 50% मेंबर प्रेजेंट एंड प्लस वोटिंग। इसका मतलब सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझो, हाउस में तुम्हारा कितना मेंबर, अभी हम क्या बोले कि मान लो अगर राज्यसभा में वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए तो राज्यसभा में टोटल मेंबर कितना है? 245, 245। प्रेजेंट वो मांग रहा है, देखो प्रेजेंट लिखा हुआ है। सिंपल मेजोरिटी में 50% मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग। आ जाओ, बोल रहा कि मान लो कि तुम्हारा 245 मेंबर किसमें है? तुम्हारा 245 मेंबर राज्यसभा में। हम राज्यसभा में कोई बिल लाए, हमको वहां पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी मान लो कि 220 ही मेंबर आए। कितना मेंबर आया? 220। इतना ही मेंबर हाउस में प्रेजेंट है। मेरे को क्या बोला? प्रेजेंट मेंबर का वोटिंग चाहिए, ठीक है, वो भी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी कैसे होगा? सुन, इसका आधा करो तो दो, कितना ये सॉरी 110, 110 हो गया, हुआ। लेकिन ये सिंपल, ये 50% नहीं हुआ, ये सिंपल मेजोरिटी नहीं हुआ। हाउस में जितना मेंबर है 220 मेंबर है, तो 110 दे देगा तो हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी? नहीं, जब 111 होगा तब होगा, मतलब 110 प्लस 1, तब हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी। हाउस में जितना मेंबर मौजूद था उतना मेंबर ने वोट दिया, तो ये हो गया सिंपल मेजोरिटी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दी थी कि मान लो कि अगर हाउस में 400 है, ठीक है, 400 मेंबर है, अगर 400 MP आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो सिंपल मेजोरिटी हमको लेना है, तो मैं क्या करूंगी? 200 तो इसका आधा हो गया, लेकिन सिंपल मेजोरिटी कब कहलाएगा? जब एक ज्यादा हो जाएगा। ये तो 50% हो गया है ना, वोटिंग कब ज्यादा होगा? तुम्हें एक आएगा तब ना ज्यादा, ये तो टाई हो जाएगा, तो टाई हो जाएगा, है ना, आधा आधा। जानो एक मतलब जितना नंबर है उससे आधा, एक प्लस 1 प्लस, तब सिंपल होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं इसका बताई, 245 मेंबर में से अगर हमको वोट चाहिए, 245 नहीं आए, हमेशा नहीं आते, अगर मान ले कि 200 आए, ठीक है ना, कितने लोग आए? 200 आए, 200 में 100 ने वोट दिया, तो एक पर्सन को और वोट देना पड़ेगा, 1 प्लस होगा तो 101 हो जाएगा, तब तुम्हारा सिंपल मेजोरिटी होगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब यही है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? टोटल हाउस मेंबर और 2/3%। आ जाओ,
टोटल मेंबर कितना बोले, टोटल मेंबर कितना है जो देखो हाउस में मान लिया कि 100 आदमी आया, 200 मेंबर आया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेंबर कितना है 245। देखो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, हाउस के जितने भी मेंबर है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, ठीक है ना, 2/3 से काट छाट करके नंबर लाएंगे, जो होगा हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो एक तो इसका ये नहीं, देखो इसको दो, ये जो जितना टोटल मेंबर है इनका मुझे चाहिए ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो हाउस में 245 मेंबर है ना, तो इनका मुझे मेजोरिटी चाहिए। तो इनका मेजोरिटी हमको कैसे मिलेगा, 245 का हाफ करो, कितना हो जाएगा, तुम्हारा हाफ करोगी तो मेजोरिटी में अगर हम करेंगे तो 2 1 हम 2 2 2 ना 175 175 नहीं, वो कैसे 2 1 हम 2 2 ना 2 2 ना, मैं ऐसे समथिंग ऐसे 122 समथिंग, तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें R एक करना पड़ेगा तो 123 हुआ। ये हो गया तुम्हारा टोटल मेंबर का मेजोरिटी मिला 123, ये मेजोरिटी भी मिला। अब आ जाओ, ये तो तुमको भी टोटल मेंबर का मिला, हमको 2/3% मेंबर का भी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में क्या बोल रहा कि ये तो हमको मिला, तुमको टोटल मिला, मतलब टोटल मेंबर वाला का मेंबरशिप मिला, प्लस 2/3% मेंबर। अब जो मुझे 2/3 चाहिए ना, वो परसेंट वोटिंग वाला चाहिए। तो 245 में तो पूरा मेंबर नहीं आया, तो उसका तो मैंने हामी ले लिया, लेकिन अब जो आया हुआ है 200 आया हुआ है ना, तो जो 200 मेंबर आया हुआ है इनको 2/3 से काट छाट करेंगे। तो जितना काट छाट, ये तो हो गया मेरा ये वाला टोटल वाला, टोटल हाउस ऑफ मेंबर, हाउस में जितने भी मेंबर है उसका, तो मुझे मिल गया 123 मेजोरिटी मिल गया। फिर हमको क्या चाहिए कि जो परसेंट है उसका भी चाहिए। तो परसेंट कितना था 200% है ना, 200% है। तो अब हम इसको 3 से काटेंगे, काट छाट करके जितना नंबर आएगा उसका हो जाएगा, तब हो जाएगा टोटल प्लस इतना इतना नंबर, तो इसको बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही क्योंकि तुम लोग एग्जाम से रिलेटिव उतना डीप में पूछेगा नहीं। ठीक है, टोटल में बोल रहा है कि टोटल तो लेना है, लेकिन 2/3, तो ऐसे याद करना तुम कि जो स्पेशल मेजोरिटी है उसमें टोटल हाउस का मेंबर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और प्लस 2/3% मेंबर। तो परसेंट मेंबर मतलब क्या, वही जो अभी हम तरीका बताया ना कि परसेंट मान लो कितना मेंबर है, पूरा तो हाउस का मेंबर आते नहीं, 200 मेंबर आया राज्यसभा में, तो इसको ऐसे करके काट देंगे, काट करके जो नंबर आएगा वो हो गया परसेंट टोटल मेंबर। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जो ये वाला तरीका पूरा फॉलो किया, उसमें स्पेशल मेजोरिटी तरीके में जो में भी आएगा, स्पेशल मेजोरिटी करके जो भी तुम्हारा वोटिंग आएगा हम लिख दिए। मान लो मेरे वोटिंग आया जो भी ABCD करके मेरा वोटिंग आया, हो गया, ये मेरा वोटिंग में मेरी स्पेशल मेजोरिटी में निकल गया। जो यहाँ पे आएगा ना वो यहाँ पे तो होगा ही। फिर एक और करना पड़ेगा, हो जाओ 3 तरह का प्रोसेस से तुम अमेंडमेंट कर सकती हो, 3 तरीका से, या तो सिंपल मेजोरिटी में, या तो तुम स्पेशल मेजोरिटी, या तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। एग्जाम में पूछा जाएगा कितने तरह, देखो ऐसे तो और भी बहुत इफेक्टिव मेजोरिटी है, अब्सोल्यूट मेजोरिटी, ऐसे ऐसे होता है मेजोरिटी, लेकिन 3 मेजोरिटी मेन है, उसी में सब पार्ट करके आएगा, तो हम लोग को उतना डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, मेजोरिटी अमेंडमेंट करने का सिर्फ 3 ही तरीका मेन है, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ये क्या है, स्टेट सिंपल मेजोरिटी मैंने ले लिया, तो सिंपल मेजोरिटी जैसे हम यहाँ पे लिए तो मेरे को क्या मिला 123, और प्लस अगर मैं इसको काटूंगी 200 जो परसेंट मेंबर, इसको 2 से काटो तो कितना आएगा, 3 छक्के उसके बाद कोई पॉइंट में आएगा, उसके बाद हो जाएगा 12 का 2 हाथ में बचा, 12 1 13 है ना, इतना आ गया, इतना मेरे को मिला स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी मिलने के बाद स्टेट कितने हैं, टोटल इंडिया में स्टेट कितने हैं बताओ, इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं, तुम लोगों को नहीं पता, 20 स्टेट, तो 20 स्टेट में से कम आधा यानी 14 स्टेट का तुमको रेटिफिकेशन चाहिए, आधा स्टेट का, 14 स्टेट का तुमको रेटिफिकेशन चाहिए। अब वो 14 स्टेट है ना, अपने अपने स्टेट में मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ लाया, ठीक है, और मुझे इस लॉ के अकॉर्डिंग ही सब काम करना है, सिंपल नहीं होगा, स्पेशल भी नहीं, हमको स्पेशल मेजोरिटी पर स्टेट रेटिफिकेशन करके कोई लॉ लाना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी करवाना पड़ेगा, मैंने करवा लिया। अब मुझे स्टेट का रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो स्टेट का रेटिफिकेशन करवाने के लिए मुझे 14 स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए, तो ये 14 स्टेट क्या करेगी, अपने अपने स्टेट में सिंपल मेजोरिटी से उस लॉ को पास करवाएगी। ठीक है,
सिंपल मेजोरिटी से। अब ये 14 स्टेट अपने अपने स्टेट में अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करवा देती है, तब ये वाला ये प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। देखो इजी है याद करना, पहला है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। सिंपल मेजोरिटी में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं उनके 50% वोट लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में हम लोग क्या करते हैं, टोटल हाउस के मेंबर और प्लस 2/3 प्रेजेंट मेंबर। प्रेजेंट मेंबर मतलब जितना हाउस में मेंबर है उसको 2/3 से काट देंगे। 100 मेंबर है, 2/3 से काट दो, ठीक है। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी जो ये वाला मेंबर फॉलो, ये वाला जो फॉलो करेंगे वो तरीके से यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो, और स्टेट का भी हामी लेना पड़ेगा। तो स्टेट कितना है भाई, तो स्टेट तो 28 है, तो कम से कम तुमको हाफ स्टेट का लेजिस्लेचर से सिंपल मेजोरिटी बिल पास करवाना पड़ेगा। अगर ये वाला अगर तुमको ये अमेंडमेंट फॉलो करना है तो तुमको ये वाला सब फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट से भी हामी लेना पड़ेगा, 14 स्टेट से। और वो 14 स्टेट अपने स्टेट में रेटिफाई करके लाएगी, तब हो जाएगा इस तरह से तुम्हारा अमेंडमेंट प्रोसेस कंप्लीट। अमेंडमेंट करना इजी तो है नहीं, ठीक है। बोलो पहले मुझे समझ में आया है कि नहीं? यस मैम, समझ में आ आ गया ना। ये मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी अभी, सुप्रीम कोर्ट उस दिन पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन पावर कौन डिसाइड करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी सैलरी वगैरह अलाउंस कौन डिसाइड करता है, ये क्वेश्चन हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पार्लियामेंट जाके देखो, पूरा लिखा हुआ है, सैलरी वगैरह सब डिसाइड करता है तुम्हारा पार्लियामेंट। मैं बहुत बार पढ़ाई हूँ इसको, कि सैलरी हो, अलाउंस हो, जुरिडिक्शन हो, सब सुप्रीम कोर्ट का कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट तो सिर्फ अपॉइंट करता है ना, प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट करेगा बस, या फिर एडवाइस लेना होगा, तो है ना, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइस लेना होगा, बस ये सब काम है। जुरिडिक्शन नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है ना। क्या बोला, जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को इनहांस करना है, उसके पावर को बढ़ाना है, तो ये पार्लियामेंट को डिसाइड दिया गया है। पार्लियामेंट सबसे डिसाइड करती है, सैलरी, पेंशन, पावर, जो भी ये डिसाइड करेगी, ठीक है। चलो, चीफ इलेक्शन कमीशन खूब अच्छे से पढ़ाई हूँ, इसका आंसर बताओ। ये ऑप्शन डी। बोलो यार, अभी मैं उस दिन क्लास कराई है ये, यानी तुम लोग, मेरे कहने के मतलब तुम लोग रिवीजन नहीं कर रही हो। आंसर बी होगा, 6 ईयर एंड 65 ईयर। ओ बी बोली, अच्छा हमको लगा डी बोली, हमको लगा तुम डी बोली। अच्छा ठीक है। सुनो आफरीन, रिवीजन करना पड़ेगा। मैं तुमको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। क्या बोली थी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बोली थी ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है ना। कितने एयर के लिए लोग बैठते हैं, तो 6 एयर के लिए बैठते हैं। एयर क्या होगा, 65 ईयर तक वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये भी बोली थी कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो एक सिलेक्शन कमेटी होता है। सिलेक्शन कमेटी में जो होंगे वही प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेंगे तब। उसके बाद में बोली थी कि इनको रिमूव कौन करेगा, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के मैनर की जैसा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन रिमूव करता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के मैनर के जैसा रिमूव करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कौन रिव्यू करता है, ये रिकमेंडेशन करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना। जाके ये वाला पढ़ना, ठीक है। ये वाला तो जो गलत हुआ, अभी गलत हुआ ना, 2 चीज तुम्हारा गलत हुआ, जो कि ऊपर भी है, ये दोनों तुमको रात में जाके रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करना है, हाँ, बस गलत हुआ तुम सोच लो जाके मुझे रिवीजन करना है। ये भी पढ़ाओ, ये भी मैं पढ़ाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नॉन परमानेंट मेंबर, यूएनओ में पढ़ाई। हाँ ये ठीक है, 9 ईयर्स। सुषमा तुम बताओ, देखो मेरे माइंड से निकल गई सुषमा भी। सुषमा अगर तुम नहीं की हुई क्लास तो जाके देखो, मैं अभी आफरीन को ये वाला क्लास करवाई है। मैम 53 का होगा 2 हाँ इयर्स। 2 ईयर्स। चलो मैं एक भी बता रही हूँ, इंटरनेशनल सॉरी दीदी, मेरा ना कॉल आ गया इसलिए मुझे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज, आंसर पूछे ना दीदी, फर्स्ट वाला का 10 इयर्स होगा, नहीं इंटरनेशनल। गलत, तो 9 ईयर। पीडीएफ देखो, पीडीएफ गलत हुआ, जाके पीडीएफ देखो या फिर क्लास देखो, मैं भी उस दिन करवाई हूँ आफरीन को 9 ईयर। इंटरनेशनल कोर्ट तुम्हारा तो रिवीजन हो जाएगा सुषमा, मैं इसको क्लास में भी करवाई हूँ, और अभी उस दिन भी ये मैं इस क्लास में भी करवाई हूँ, टीचिंग वाला भी मैं क्लास में करवाई हूँ। 9 ईयर्स के लिए पॉइंट होते हैं, इनका टर्म क्या है, 9 ईयर्स। तुम देखना, कम से कम ये वाला क्लास जाके तुम देख लेना, मैं करवाई हूँ यूएनओ देखना, यूएनओ टॉपिक,
यूएनओ में है। नॉन परमानेंट मेंबर का कितना होता है यार, बताओ। अच्छा यार ये तो बता दी, तुम बताओ सुषमा। 2 years। हाँ बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इसको नॉन क्यों बोलते हैं, बिकॉज कि ये 2 इयर्स के बाद इलेक्ट होते हैं ना, हर 2 इयर्स के बाद इन लोगों को हटा दिया जाता है। ये वाला बताओ। यूनियन फॉर्म हो रही थी तो टोटल मेंबर कंट्री किसे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है। 51, हाँ। देखो ये क्या हुआ था, देखो एक्चुअल में अगर तुम यूएनओ पढ़ोगी ना तो स्टोरी क्या है मैं बता रही हूँ कि यूएनओ जब आई थी तो यूएनओ जैसे ना स्टार्टिंग से आया था, जैसे यूएन चार्टर आया था, हाँ रॉबर्टन नॉक हुआ था, हाँ फिर हाँ लंदन कॉन्फ्रेंस कितना ना, सबका भी डेट याद करना होगा ना। नहीं नहीं, उन लोगों को डेट मत याद करो, छोड़ दो वो, डायरेक्ट यूएनओ से याद करो। डायरेक्ट यूएनओ, ये डायरेक्ट फॉर्म हुआ था यूनाइटेड क्या नाम, लीग ऑफ नेशन से याद करो, लीग ऑफ नेशन है, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस। हाँ लीग ऑफ नेशन से याद करो। देखो लीग ऑफ नेशन 1920s में आई, ठीक है। 1946 में लीग ऑफ नेशन का एंड हो गया। चलो रिवीजन करते हैं हम लोग, आ जाओ। देखो क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ कि जब यूएनओ है ना, यूएनओ जब आई थी तो इसमें देखो यहाँ पे ये गलत हो रहा है क्वेश्चंस में, हालांकि कोई ऑप्शन नहीं है तो यही पूछेंगे। देखो 1945 में जब यूएनओ आई थी ना तो तुम्हारा 50 मेंबर कंट्रीज ही थी, पोलैंड आके, फिर पोलैंड आके ऐड होती है तो 51 हो जाती है। तो जब सैन फ्रांसिस्को में इसका कौन ये बनता है ना चार्टर, वहां पर 51 मेंबर कंट्रीज होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखो क्या बोला, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव द फॉर्मेशन 1945, जब यूएनओ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस वक्त यूएन की मेंबर कंट्रीज कितनी थी, तो बोल रहा है 51। लेकिन अगर तुम डिटेल से कहीं पर भी पढ़ोगी कोई भी बुक में तो बोलेगा, तो स्टार्टिंग में 50 था, फिर पोलैंड आके ऐड हुआ। पोलैंड कब ऐड हुआ था, जब सैन फ्रांसिस्को, वो भी 1945 में ही ऐड हुआ था। लेकिन जब चार्टर बन रहा था ना, जब यूएन का चार्टर बन रहा था उस वक्त यूएन में 151 मेंबर कंट्री। लेकिन चलो जब इन्होंने ऐसा पूछा तो हम इस पर अपने वही अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। ये वाला रटना है, इसको रट लेना है, ठीक है। ये वाला को रट लेना है, क्यों मैं बता रही हूँ कि ये तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स बहुत एग्जाम में आता है, इसको बोला जाता है यूडीएचआर, यूडीएचआर, ठीक है। और इसका सब चीज याद करना है, यूडीएचआर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, तो इसका ये 10 दिसंबर भी याद करना है, 1945 में, 48 में सॉरी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट, इसको बोलेंगे यूडीएचआर। यूडीएचआर को कब कब अडॉप्ट किया गया, तो 10 दिसंबर 1945, ठीक है। अब आ जाओ, ये मैं पढ़ाऊंगी तब क्वेश्चन सॉल्व करा रही, ये आ जाओ। हाँ ये टॉपिक तुम लोगों का है। अच्छा मुझे कमीशन भी याद कराना पड़ेगा तुम लोगों को, वो कमीशन, ठीक है मैं कल वो कमीशन लाऊंगी। पहले तुम ये पढ़ लो, ये आर्टिकल से क्वेश्चन भी आया हुआ है और हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, 16, ठीक बोल रही हूँ ना मैं, गलत तो नहीं ना बोल रही हूँ, ये 16 ही है ना ऐसा वाला मैं थोड़ा, हाँ 16, ठीक है। बोल रहा है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड, बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। स्पेशल प्रोविजन ऑन माइनॉरिटीज है, बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल, अच्छा ये आर्टिकल देखे तुम लोग समझ जाना, जो माइनॉरिटीज ग्रुप होते हैं, माइनॉरिटीज ग्रुप लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडिया, इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। अभी सब स्टोरी बताएंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा पार्ट में आती है, पार्ट 16 में, देख लो। पार्ट 16 में बोला गया है कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंग्लो इंडियन, इन सबको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 30 में बोला गया है कि जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको सीट रिजर्व होगा लोकसभा में। बहुत अच्छे से समझेंगे वाला टॉपिक, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आर्टिकल 17 में प्रोविजन दिया गया है माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए,
कौन माइनॉरिटीज ग्रुप? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडिया, इन सब। तो आर्टिकल 30 में साफ साफ बोला गया है कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 31 में बोला गया है कि जो एंग्लो इंडिया, अभी कुछ बोलना मत, मैं पढ़ा लूंगी फिर बोलूंगी, है ना। मुझे पता है एंग्लो इंडिया तुम लोग बोलेगी कि हटा देगी, लेकिन फिर भी सुन लो, ठीक है ना। जो एंग्लो इंडियन होंगे, जो एंग्लो इंडियन होंगे, उनको लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 134। आर्टिकल 334 में बोला गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाएगा। पहले लोकसभा में किसको बोला गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, आर्टिकल 30 में। फिर 31 में आ गया, फिर एंग्लो इंडिया को रिजर्वेशन देने के बाद बोला गया लोकसभा में। फिर आ गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे किसको बोला गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को। फिर उसके बाद देखो 33 के बाद फिर 32 के बाद 33 आ गया, आर्टिकल 333। इसमें बोला गया कि जो एंग्लो इंडिया स्टेट में अब इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तुम देख रही, एक पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल है, फिर तुम्हारा एंग्लो इंडिया है लोकसभा में, दोनों लोकसभा, लेकिन शेड्यूल कास्ट फिर एंग्लो इंडिया, फिर शेड्यूल कास्ट फिर एंग्लो इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया। ये आर्टिकल 30 से स्टार्ट हो रहा, 33 तक हम पढ़ लिए। 34 में क्या बोला? अब आर्टिकल 34 में देखो क्या बोला। टाइम लिमिट ऑन रिजर्वेशन, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में बोला गया कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडिया। हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट को तो रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जो एंग्लो इंडिया है ना, एंग्लो इंडिया, उनको रिजर्वेशन नहीं। ठीक है, बल्कि इनको बोला गया कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन देते हैं ना, इनको 10 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 2020 का ये स्टोरी है, 2030 तक का इनका और चलेगा रिजर्वेशन। बोला गया कि इनको 2030 तक का और रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। एंग्लो इंडिया का खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर से तुम लोग आ जाओ। तो एंग्लो इंडिया को खत्म किया गया, तो कौन सा अमेंडमेंट और कौन सा एक्ट के थ्रू? 104 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन सीट नहीं दिया जाएगा, ना तो लोकसभा में और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ये जो तुम्हारा अभी प्रोविजन लाया गया है ना, डिसकंटिन्यू किया गया, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया? इसको सीज कब किया गया, पूरे तरीके से खत्म कब किया गया? 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडिया को अब रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये पूरा तरीके से खत्म कर दिया गया। हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाओ, फिर क्या बोल रहा है, ये एक चार्ट है, वो ऊपर वाला ही चार्ट है। शेड्यूल कास्ट को अभी भी रिजर्वेशन मिलता है, लोकसभा में भी मिलता है, राज्यसभा में भी मिलता है, बल्कि टिल कंटिन्यू बोला 2030 तक का भी आर देंगे। शेड्यूल ट्राइब्स को भी बोला गया कि हम देंगे लोकसभा में रिजर्वेशन, राज्यसभा में भी देंगे, और बोला 2030 तक का देंगे। लेकिन एंग्लो इंडिया को बोला ना तो लोकसभा में रिजर्वेशन देंगे, ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देंगे, और इनको 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ गया। अब आ जाओ, मैं तुमको क्वेश्चन दे दूँ। क्वेश्चन को मैं क्या किया इनसे बता दी। मुझे लगा ना मैं क्वेश्चन डिलीट करके फिर आंसर रखी। चलो एक बार मैं आंसर दिखा दी, इतना बड़ा मेरा दिमाग है। देखो जैसे ये क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा, मुझे देते तो ज्यादा अच्छा लगता। देखो क्या बोल रहा, स्पेशल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में, और एंग्लो इंडिया को भी दिया गया है, माइनॉरिटीज को भी दिया गया है। इसमें से कौन कौन सा सही है? यहाँ पे क्या बोला, पार्ट 3, जब पे कौन पार्ट था बताओ? ये था ना, 16 है, तो ये गलत हो गया तुम्हारा। 16 था। हाँ 16। फिर बोल रहा है कि ये पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से डील करती है, गलत। हाँ बिल्कुल सही बोली। ये पार्ट 15 में नहीं, ये वाला सिर्फ सही होगा, इसमें सही आंसर भी मांग रहा था, तो सही हो गया ये वाला।
ठीक है, ये हो गया। चलो दूसरा करते हैं। पहले ये करें, पहले ये करते हैं। आ जाओ। प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब आई थी? 50 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन आई थी। ये गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन था। ये देख लो, प्लानिंग कमीशन ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किसको बोलते हैं? जिसके साथ आर्टिकल है। जैसा भी अगर तुम देखोगी तो इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि उसका आर्टिकल है ना। लेकिन तुम अगर स्टैट्यूटरी बॉडी देखोगी तो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन हो गया? जिसके साथ कोई एक्ट लगा हुआ है। अगर किसी के साथ कोई एक्ट लगा हुआ है तो वो हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। तो ये ना, तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्ट्रेटेजी, ये याद करना। बोला कि इंडिया का जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, इसको फॉर्मुलेट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 5 ईयर प्लान के थ्रू। प्लानिंग कमीशन में बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, हर 5 ईयर के बाद एक प्लान बनाएंगे और हम लोग सेट करेंगे कैसे 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 चलेगा। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर आया तुम्हारा 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान ये तो आया 1950s में। 1950s में आया प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। फिर 1951 में हम लोग ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। किसके अकॉर्डिंग? प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आई थी, ठीक है ना। उसके बाद 2 आई, 3 आई, 4 आई। तो इंडिया में 5 ईयर प्लान 2017 में खत्म कर दिया गया। ऐसे आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, पूरा 12 आया। पूरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12 5 ईयर प्लान, यानी 1951 में और 2007 तक पूरा प्लान आया है। लेकिन इसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बोला प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या आया था? 5 ईयर प्लान। हर 5 साल के बाद प्लान बनाया जाता था। हर 5 साल के बाद प्लान बनाया जाता था। तो इस तरह हम लोग प्लान बनाते बनाते 2017 तक का हम लोग प्लान बनाए, ठीक ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2015 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग लाया गया। मे भी नीति आयोग पूछे, तुम्हारा इसमें है भी नहीं तुम्हारा सिलेबस में, लेकिन मे भी पूछ सकता है। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में पेपर 1 में नहीं, लेकिन फिर भी पेपर 1 में भी पूछ लेता है, पेपर 2 में भी पूछ लेता है। मैं इसलिए पूछना, नीति आयोग 2015 में आया हुआ है, और ये तुम लोग अच्छा एग्जाम 2016 में हुआ था ना। हाँ, 2016 में एग्जाम हुआ था वो, ठीक है। फिर भी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। पूछा एग्जाम में कि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके उसकी जगह में क्या आया? तो नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लो। कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था, ठीक है ना। और प्लानिंग कमीशन के अंदर जो 5 ईयर प्लान आया ना, उसको हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तुम्हारा कब आया था? 1951 से लेकर 1956 तक। सेकंड 5 ईयर प्लान ठीक उसके 1956 से 1961 में। ये जो है ना, ये महालनोबिस महालैंडोबिस मॉडल पे बेस्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा महालैंडोबिस मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड है? वो हो जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान। बी थोड़ा सा हमको दे दो तो मेरा चार्जर, हम चार्ज लगाएंगे, मेरा कम हो गया, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 तक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इंडिया में वार होने लगा। इसी ड्यूरिंग तुम्हारा इंडिया में वार हुआ था। पाकिस्तान के साथ भी हो रहा था, चाइना के साथ भी हो रहा था। तो 5 ईयर प्लान को बंद करके प्लान हॉलीडे को स्टार्ट किया गया था। देखो प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे एग्जाम में पूछता है कि प्लान हॉलीडे कब आया था। इसका डेट है तुम्हारा प्लान हॉलीडे का 1969 से लेके 1974। ओ नहीं सॉरी, 1966 से लेके 1969। नजर नहीं आ रहा था मुझे। प्लान हॉलीडे का डेट देख लो क्या है। प्लान हॉलीडे का डेट है तुम्हारा 1966 से, प्लान नहीं क्या हो रहा, तो चार्ज हो रहा है, चार्ज 1966 से लेके 1969 प्लान हॉलीडे। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया, है ना। फोर्थ 5 ईयर प्लान ये 1969 से लेके 1974। फिर फिफ्थ 5 ईयर, देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी का दौर है ना, इंदिरा गांधी का दौर याद है। 1976 में वो वाला बिल जो हमेशा आता है 42 वाला, है ना। उसी टाइम ये वाला नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद फिर आया रोलिंग प्लान, ठीक है ना। तो रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 1982 तक था। फिर सिक्स 5 ईयर प्लान 90, पूरा पूरा नहीं याद करना है तुमको, कम से कम तुमको, देखो पूरा तो पॉसिबल नहीं है याद करना, लेकिन तुमको मैं बता रही हूँ कौन कौन याद कर लेना कम से कम। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि इसको याद करने के चक्कर में हम सब ना भूल जाए, है ना। ये भी तो बात है माइंड में। फर्स्ट याद करेंगे 1951 से लेकर 1957, 5 साल चलेगा, 6 हो गया, है ना।
सेकंड वाला याद कर लेना 1956 से 1961, किस पर बेस है ये देख लो ना, महालनोबियस मॉडल, महालनोबियस मॉडल पे बेस्ड। किस 5 ईयर प्लान में बोला गया था गरीबी हटाओ, 5th 5 ईयर प्लान में। प्लान हॉलिडे कब आया था, ये नेट का क्वेश्चन है, और मैं ये नहीं बोल रही कि नेट का क्वेश्चन तो जरूर आएगा, बट देखो जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 1966 से लेकर 1969 में ये आया था। क्यों आया था, इसका आने का वजह, वार हो रहा था इंडिया में, तो इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, फिर फूड क्राइसिस भी आ गया था, इसकी वजह से जब ये आया था ना तो उस टाइम तुम्हारा कांग्रेस नहीं थी, मतलब जब जब दूसरा प्लान आया ना, प्लानिंग कमीशन कांग्रेस का है, जब जब कांग्रेस हटी ये दूसरा प्लान आया, रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 1980 तक। सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 1985। 7 5 ईयर प्लान 1985 से 97 हो गया ना। उसके बाद फिर एनुअल प्लान आया, एनुअल प्लान है तुम्हारा 1990 से 1992। 8 5 ईयर प्लान 1992 से 1997। 9th है 1997 से लेकर 2002। उसके बाद 10th प्लान है 2002 से 2007। 11 है 2007 से 2014। 12 वाला जो है ना सबसे लास्ट वाला याद कर लेना है ना। पहला क्या था, 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956। दूसरा है 1956 से लेकर 5 जोड़ देना 61, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला में तुम्हारा, तीसरा भी आराम से हो जाएगा, 5 जोड़ोगी तो हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, प्लान हॉलीडे करो, प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे 1966 से तुम्हारा 1969, ठीक है। किस प्लान में बोला गया था कि तुम्हारा गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी का पीरियड याद रखना, बार बार में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद आती है, तो इंदिरा गांधी 1971 में इमरजेंसी लगा था, याद रखना। 1974 से 1977 तक, यही तक गरीबी हटाओ का ये दिया गया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लास्ट वाला याद कर लेना, लास्ट वाला है 2012 से लेकर 2017 तक चला था। वो बोला गया था कि हटाएंगे, तो जब तुम्हारा प्लान कंप्लीट होगा तभी 2017 में हटाया गया, और इसकी जगह फिर नीति आयोग आया जो कि 1 ईयर प्लान बनाता है। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी इतना रिलेवेंस नहीं है क्योंकि इसको भी अब हटा दिया गया है। लेकिन याद करना फिर भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि टॉपिक में दिया हुआ है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये 1952 की है। क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने का बता रही हूँ मैं, इतना तुम लोग से सॉरी चाहती हूँ ना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, आंसर लाई हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आई, तो 1951 में, ठीक है। 1951। हाँ वही तो, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस लग रहा है मैं क्वेश्चन नहीं लाई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। तो देखो ये तो तुम्हारा अब एक दिन आपने क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, हाँ लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। जैसे क्या होगा कि नहीं, मैं नहीं समझी, तुम बोली जैसे क्या मैं करूंगी, वैसे टेस्ट ले लीजिएगा। टेस्ट बोल रही हूँ, इसी का टेस्ट ले लेती हूँ, क्या बोल रही हो तुम लोग। हाँ, वही लेकिन कह इसका रहे भी हैं कि 2-3 इसी का क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन इसका ना 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। कंप्लीट हो जाएगा ना, देखो जिस दिन मंडे जैसे को, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, हाँ जिस दिन देखो, क्वेश्चन कंप्लीट हो नहीं जाएगा नहीं ना नहीं, उसी दिन मैं क्यों रोकी हूँ, सुनो मैं क्यों रोकी हूँ। वो जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा बड़ा बड़ा, जैसे पंचायत राज, इससे 2 क्वेश्चन आया हुआ, 2 क्वेश्चन। एक जो तुम्हारा एज पूछा, एज तो तुम्हारा 21 ईयर होगा, ठीक है। एक एज पूछा है, फिर एक और तुम्हारा ये 73rd से पूछा है, तो 73rd और पंचायत राज तो सेम ही है। तो इस वजह से मैं इसका पीडीएफ, ये तुम लोगों का नोट्स पूरा प्रॉपर प्रिपेयर कर लूंगी। मैं नेट वाला नहीं लाती हूँ, नेट वाला बहुत डीपली रहता है, प्रेसिडेंट का मैं नेट वाला दी तो तुम लोग को बहुत बड़ा लगा ना, इसलिए मुझे इसको फिर से बनाना पड़ता है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट करके, इस वजह से मैं ये वाला आज नहीं लाई। आपको कंप्लीट हो जाएगा ना मैम, तो बीच में किसी भी दिन किसी दिन नहीं, मैं अपना ट्यूसडे को ले लूंगी, ट्यूसडे। ट्यूजडे को आप मंडे टेस्ट को ले सुनो, लीजिएगा। मंडे को जो टेस्ट है ना उसका नाम सुनो, मंडे का टेस्ट का नाम सुनो, यूएनओ। यूएनओ। यूएनओ का टेस्ट लूंगी मंडे को, मैं यूएनओ का टेस्ट लूंगी। यूएनओ पूरा टॉपिक पढ़ जाना मंडे को, ठीक है ना, हर एक टॉपिक पढ़ के आओ, ठीक है। पहले तुम लोग टॉपिक पे आप प्रिपरेशन करो, उसके बाद में 50 वाला जो क्वेश्चन है ना उसका टेस्ट बाद में लूंगी। पहले तुम एक टॉपिक याद करो, कि वो टॉपिक के साथ मुझे तुम लोगों का सिलेबस भी तो कवर कराना है ना। अभी तो अभी तो टाइम है, अभी तो 1 मंथ है, तो अभी सिलेबस कवर कराएंगे। तो यूएनओ पढ़ के आना, यूएनओ से क्वेश्चन रहेगा, और तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कराऊंगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराऊंगी, ये सब कराऊंगी, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे। ये पीडीएफ मैं तुम लोगों को भेजूंगी, सुनो, लेकिन ये पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड मत करना, बस खाली पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए भेज रही हूँ, ठीक है, सिर्फ रिवीजन के लिए। डाउनलोड कौन करेगी, जब कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके।